जगह ये इस्तेमाल होता है। और हमें ताज्जुब होगा, आपको ताज्जुब होगा आपके जान के कि आपके औसतन शरीर में पानी की मात्रा आपके वजन का 60% या 70%, और हम अभी जान भी नहीं पाते हैं। और ये जरा सा इम्बैलेंस होता है तो हम कैसे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। मैं इस क्लास के बाद हर एक व्यक्ति अपने वार्ड के अंदर जाकर खाएगा, हर एक बॉटल को पढ़ेगा, और उसके रिश्तेदार कहीं भर्ती हो तो ये डिस्कस भी करेगा जिस डॉक्टर के यहाँ इलाज हो रहा है उसका, ये कौन सा फ्लूइड देना है, कौन सा नहीं देना है। ये क्लास को बहुत डाल के वहां रखेंगे, अपने यहाँ रखेंगे। सर स्टार्ट बीच करें? में अपना, हाँ स्टार्ट करो। ये भी हमारा नाम बोलो हो कमरवा। ये कौन है? संतोष कुमार सिंह। अब आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस क्या है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का, यानी शरीर में पानी इलेक्ट्रोलाइट का क्या महत्व है, क्या इंट्रोडक्शन है इसका, क्या कंपोनेंट होते हैं बॉडी फ्लूइड। आपको जान के ताजुब होगा कि आपके शरीर में भी ढेर सारे कंपोनेंट्स होते हैं, यानी ढेर सारे आपके यहाँ चेंबर होते हैं बॉडी के अंदर, और हर चेंबर में अलग अलग यार। इसको निकाल ही दीजिए, ये कौन है? अमेरिका सर्वा करके है। इसके बाद हीमोस्टेसिस, यानी आपके शरीर में फ्लूइड का हर एक कंपोनेंट कैसे बैलेंस होता है, ये बहुत जरूरी है। जब पानी की कमी या ज्यादा से क्या नुकसान होता है? सोडियम की कमी होता है, पोटेशियम की कमी और नुकसान से क्या नुकसान होता है, और फ्लूइड की थेरेपी हम करते कैसे हैं? आमतौर पे आप आंख बंद करके कहीं किसी को, मरीज को कुछ भी लगा देते हैं, ये लगा दो वो कर दो, आपके अनभिज्ञता के कारण कितना नुकसान होता है ये देखिएगा। नेक्स्ट। सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, एक बार ओरोफिश और सर्जरी के बाद भी सर्जन को इतना लगा कि फ्लूइड मैनेजमेंट के बिना हम काम नहीं, तो एक इसका इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है, जहां ओरोफेशियल मैक्स सर्जरी हो रही उस पर भी इसका सिग्निफिकेंस है, वहां थेरेपी के साथ काम करते हैं। और वाटर शरीर में एक ऐसा चीज होता है जो कि मिनरल को पूरे शरीर में हर जगह पहुंचाता है, एक तरह से हमारा ट्रांसपोर्टर होता है, यानी हमारे शरीर जो भी तत्व आते हैं वो पानी के माध्यम से ही पूरे हर जगह जाते हैं, शरीर के हर हिस्से में। नेक्स्ट। नेक्स्ट, आपको मालूम होना चाहिए कि आप, एक मिनट पीछे पीछे बैक, आप आमतौर पे ध्यान नहीं देते कि आप 24 घंटे में कितना पानी पीते हैं और कितनी जरूरत है। औसतन एक 70 केजी का व्यक्ति, मेल एडल्ट, औसतन वो 2.5 लीटर को पानी की रिक्वायरमेंट 24 घंटे में होती है। 2.5 लीटर, ये इस बात को ध्यान रखें। अगर ये 2.5 लीटर से कहीं भी बैलेंस कम होता है तो उसके शरीर में नुकसान पैदा होने लगती है। अब यही बात आती क्यों हम पानी पीते हैं, और पानी से होता क्या है, और कितना हमें पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट, क्यों पीते हैं, इसके लिए ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछना चाहिए। वी नीड टू ड्रिंक वाटर बिकॉज नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एक लिक्विड मीडिया में होता है। हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन होगा सेल के माध्यम से, आप जो दवा भी लेंगे, जो भी इंजेक्शन लगेगा, जो भी आप शरीर में चीजें होंगी, वो एक लिक्विड माध्यम से ही डिजोल्व होती है, यानी एक पानी बिना वो कहीं नहीं काम कर सकते हैं। और
केमिकल और बायो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जो सेल के अंदर यानी कोशिकाओं के अंदर जो केमिकल और बायो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होती है, उसमें पानी का रोल सबसे ज्यादा होता है। आपके शरीर के हार्मोन्स, आपको पता होगा थायराइड हार्मोन यहाँ पे है, लेकिन शरीर के हर हिस्से में कैसे जाता है, वो इस पानी के माध्यम से जाता है। आप खाना खाते हैं, शरीर के हर हिस्से में कैसे उसके न्यूट्रिएंट जाते हैं, वो सिर्फ पानी के माध्यम से जाता है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी हमारे फेफड़े में जब लेते हैं, वो बॉडी सेल्स में आता है, वो भी पानी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो निकालते हैं, वो भी पानी के माध्यम से। प्लाज्मा जिसमें पानी भी एक अंश होता है, इसके माध्यम से आता है। यहाँ तक कि जो हम टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, वो किडनी के बाहर यानी अपने शरीर से बाहर जो फेंकते हैं हम, वो भी पानी के माध्यम यानी यूरिन के माध्यम से, वो भी एक पानी का ही माध्यम होता है, उसको शरीर से निकालते भी हैं। और हमारे शरीर में जो टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, वो भी पानी के माध्यम से ही करते हैं। तो हमारे शरीर में वाटर यानी पानी एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा हमारे दिनचर्या में काम आती है, हमारे हर एक चीज में काम आती है, इसलिए हम उसका एक निश्चित अमाउंट हमारे में हमेशा रहना चाहिए। इसके ना रहने से ये सब चीजें नुकसान होने लगती हैं। नेक्स्ट। अच्छा, अब हम ये पानी पीते हैं तो जाता कहाँ है? देखिए, एक औसतन 50 से 70 केजी का कोई व्यक्ति है, तो उसके में कम से कम 60% उसके शरीर पानी से बनता है। अगर फीमेल है तो कम से कम 50% उसका शरीर पानी से है, यानी उसका जो भी वजन है, 60 से 50% हमारा पानी का वजन है। इसमें 10-15% का वेरिएशन हो सकता है। और यहाँ बात एक और ध्यान देने वाली कि जो व्यक्ति जितना मोटा होता है, उसके शरीर में उतना पानी कम होता है। यानी 25 से 30 शरीर में पानी कम होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने उम्र के हिसाब से उसका वजन ज्यादा है, तो वो अपने शरीर का 20 से 30% सारे न्यूट्रिएंट्स कम इस्तेमाल कर रहा है, हार्मोन कम इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके शरीर में ऑक्सीजन कम जा रहा है। तो एक बहुत मोटा सा क्वेश्चन आता है कि जो व्यक्ति मोटा होता है, उसका शरीर 25 से 30% हर एक चीज का लाभ लेने में कम लाभ पाता है। मैं इसको बहुत सरलता से, बहुत इंटरेस्ट करके आपको, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए और इस वक्त बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए दिमाग से। कम से कम 80% उसके शरीर पानी इसमें होता है। और जिस दिन बच्चा बच्चा जो होता है, अगर वो 15 दिन से ऊपर है, तो इसके शरीर में कम 80% पानी होता है, यानी वाटर होता है। नेक्स्ट। अब हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है, इसका बनावट कहते हैं। अभी हमने शुरू में किया, कहा थे हमारे शरीर में भी ढेर सारे कंपार्टमेंट्स हैं। हमारे शरीर में जो हम फ्लूइड है, वो अलग अलग चेंबर में रहते हैं। इसी चीज को समझना, अगर इस स्लाइड पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से एकदम नहीं निकालिएगा। अगर इस चीज को समझेंगे तो आपको पूरी अपने शरीर की फिजियोलॉजी समझ में आ जाएगी, और आप जो मेडिकेशन कर रहे हैं, फीवर क्यों होता है, कैसे जाता है फीवर, सब चीज आप इससे समझ सकते हैं। यहाँ तक कि डेंगू फीवर वगैरह भी इससे हम रिलेट करके आप, तो मुख्यतः हमारे शरीर में ढेर सारे चेंबर होते हैं। दो हम शरीर को दो चेंबर में भाग करते हैं। एक इंट्रासेल्यूलर यानी कोशिकाओं के अंदर का चेंबर, दूसरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी कोशिकाओं के बाहर का चेंबर। यहाँ ये कि हमारे शरीर में 40% जो पानी है, वो हमारे कोशिकाओं के अंदर है, और मात्र 20% हमारा कोशिकाओं के बाहर।
इसमें भी फिर दो कंपार्टमेंट अलग होता है, दो चेंबर अलग बनता है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आप गलती का करते कोशिकाओं की बाहर भी दो चेंबर में भाग करते हैं, एक्स्ट्रा वैस्कुलर या जो काम होता है उसके करीब। तो यार एक चीज तो बहुत ध्यान समझिएगा कि हमारे बॉडी कोशिकाओं के अंदर होता है, जो कभी भी बदलता नहीं है। मात्र 20% जो कोशिकाओं के बाहर होता है, जो कि या तो धमनियों के बाहर होता है, और यही चेंज होता रहता है। तब जो धमनियों से बाहर है वो इक्विलिब्रियम वाले और स्लो इक्विलिब्रियम वाले होते हैं। इसको आप छोटा सा याद रखो। नेक्स्ट, मैं आपको ये बैकग्राउंड में इसलिए बता रहा हूं, चीजें समझ में आगे तो देखने का तरीका हुआ। अगर अब ये देखिए इस डायग्राम को अच्छे से देखिए। हमारा सॉलिड पोर्शन 45% फीमेल में, 55% फ्लूइड होता फीमेल। और पुरुषों में सॉलिड, हमारे शरीर की जो सॉलिड यानी हड्डी, कोशिकाओं, चमड़ी, ये सिर्फ 40% वजन पर, और 60% वजन हमारा पानी से होता है। उस 7% का 2/3 हमारा होता जो अभी हमने आपको बताया है, और 1/3 कोशिकाओं के बाहर, जिसमें कि उसका 15% हमारा धमनी, 8%, यही 20% जो नीचे दिख रहा है, यही हिस्सा। ठीक, नेक्स्ट, इस डायग्राम को भूलिएगा नहीं, आप पीपीटी डाल देंगे, आप उसको रख लीजिएगा। अब हमारे शरीर में फ्लूइड बनता कैसे है? हमारे शरीर में जो फ्लूइड बनता है सल्यूट से बनता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर के मूवमेंट से। तो सल्यूट से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसमें जो आते हैं, एसिड होता है, बेस होता है, प्रोटीन होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी कोई चार्ज नहीं होता, वो था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, लिपिड, यूरिन। फिर इलेक्ट्रोलाइट होता है जो बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर बनाते हैं, और वो पानी प्रेशर को चेंज करते हैं। तो ये हमारे बॉडी का फ्लूइड का कंपोजिशन है। नेक्स्ट, ये बैकग्राउंड में हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड आपको जानना जरूरी, तभी आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट, ये देखिए हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, आप ये देखिए कैटायंस और एनायंस होते हैं हमारे शरीर में। देखिए, आप खुद देखिए यहाँ पर सोडियम की मात्रा कितनी ज्यादा है प्लाज्मा में, यानी जो फ्लूइड आता जाता रहता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी सोडियम की मात्रा ज्यादा, वही आपके कोशिका हो जाता है। यानी कोशिकाओं के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, सोडियम कम होता है। यही है कि आप देखिएगा, जो आप फ्लूइड चढ़ाते हैं, आपके पास बोतल होगी हाथ में, तो सोडियम की मात्रा ज्यादा होगी, पोटेशियम की मात्रा बहुत कम होगी, क्योंकि जो भी हम देंगे वो प्लाज्मा को ही बदलेंगे हम, के तुरंत ना कोशिकाओं में जाती है और ना ही धमनियों के बाहर जाती हैं। तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारे शरीर में सब बाहर, शरीर के सारे फ्लूइड, जैसे उल्टी में करते आपका सोडियम डिलीट होता है, और इसी तरह बॉडी के एनहांस्ड क्लोराइड से ज्यादा होते हैं, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट और बहुत कम। ये थोड़ा सा अभी आपको इसको एकदम स्किप मत करिएगा, ध्यान देते रहिए कि हर एक बोतल में
क्यों ये होता है, ऐसा समझ में आएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ आइए, इसमें देखिए आपका सोडियम ज्यादा से ज्यादा ब्लड प्लाज्मा में रहता, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वही देखिए पोटेशियम, देखिए आपका इंट्रासेलुलर यानी कोशिकाओं। ये मोटी मोटी चीज आपको दिमाग में डालनी है। इस मोटी चीज आप एकदम दिमाग में डालिए कि हमारे शरीर में सोडियम कहाँ पे रहता है, पोटेशियम कहाँ। पोटेशियम कोशिकाओं के अंदर रहता है और सोडियम प्लाज्मा में रहता है। ये एक छोटा सा याद रखिए। नेक्स्ट, अब यहाँ ये इंट्रासेलुलर वर्सेस एक्स्ट्रा सेलुलर कॉम्पोजिशन क्या होते हैं, यानी आपके हर एक कॉम्पोजिशन में आपको टोटल कॉम्पोजिशन देखना पड़ेगा, टोटल आयन कंसंट्रेशन देखना पड़ेगा और टोटल ऑस्मेटिक। ये तीन चीज है जो किसी भी सिस्टम को पूरा चेंज कर देती है। यानी आयन कितना है उसमें, आयन का कंसंट्रेशन कितना है और कंसंट्रेशन कितना। नेक्स्ट, ये सभी को पढ़ाया गया, सभी नर्सिंग स्टाफ को भी पढ़ाया जाता है, सभी को एमबीबीएस में। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ बॉडी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमें हमारे शरीर में पानी कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये आपका प्रिंसिपल है कि बॉडी का कंट्रोल जो होता है वो कंट्रोल होता है कितना हम लेते हैं और कितना हम निकालते हैं। यानी आपके बॉडी में जो बैलेंस है, कितना आप लेते हैं और कितना आप निकाल रहे हैं, उस पर डिपेंड है और ये दोनों के बीच का बैलेंस मेंटेन करता है। नेक्स्ट, अब एक तरफ से दूसरे तरफ में कैसे जाता है, एक चेंबर से दूसरे चेंबर में शरीर के अंदर कैसे जाता है, इसको बहुत ज्यादा इलॉबरेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा सा इसमें देखिएगा। कंपार्टमेंट बाय द ऑस्मोटिक एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर एक चेंबर से दूसरे चेंबर में पानी शिफ्ट होता है। नेट बॉडी का लिम्फेटिक वेसल के माध्यम भी होता है ब्लड स्ट्रीम। और यही डेंगू फीवर होता है तो यही कैपिलरी जो आपकी धमनियां है वो उसमें से एक्सचेंज का प्रोसेस ज्यादा होने लगता है, थर्ड स्पेस फ्लूइड में ज्यादा चला जाता है, इसलिए प्लूरल इफ्यूजन, एसिटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है और डेथ होती है। तो यही मेन चीज, इसको ध्यान रखिएगा कि जो भी ये सब चेंज हो रहा है उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और जो हो रहा है, इसी वजह से डेंगू के मरीजों की डेथ होती है। अगर इसको आप बचा लेंगे तो उसमें डेथ नहीं होगी। एक्सचेंज बिटवीन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं, बस मोटा मोटा ये है कि दूसरे चेंबर से दूसरे चेंबर में जाता है। नेक्स्ट, हीमोस्टेसिस, यानी शरीर में हमारे फ्लूइड का मेंटेनेंस कैसे होता है। आप देखते हैं कई बार हम कहते हैं हीमोस्टैटिक लॉस हो रही है, तो हीमोस्टैटिक मींस कंसिस्टेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर की आंतरिक जो चेंबर है, हमारे शरीर के आंतरिक जो कंपार्टमेंट में चेंबर में चेंजेस हैं, फ्लूइड है, सारे की बनावट उठाकर ही हमारा कंपोजिशन पूरा बॉडी का हेमोस्टेसिस बनाता है। उसमें अकेले आंत नहीं काम करती, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, डाइजेस्टिव काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, नर्वस सिस्टम काम कर सकता है। और नेट रिजल्ट क्या होता है, नेट रिजल्ट आउटपुट इनटेक दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर आउटपुट ज्यादा है, इनटेक कम है, थर्स्ट यानी प्यास लगेगा, भूख लगेगी और हार्मोन आपके बॉडी कुछ कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, ये देखिए मोटा मोटा आप इस सब स्लाइड को रखिएगा अपने आईसी मटेरियल में, कितना आप जो आपके शरीर में एवरेज ना लेते हैं, आप कितना लेते हैं एक दिन में, आपको देखिए आप बेवरेजेस यानी चाय कॉफी और हर तरह की लिक्विड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से आप लगभग 1.5 लीटर आप पानी लेते हैं। हम खाते नहीं है डॉक्टर। और मम, ये कौन है आपका आईफोन करिए, अभी कोई सब खाना भी खाते हैं। करिए
is who is this idiot here? बंद कर दिया सर। तो आप जो रोजाना ले रहे हैं अपने शरीर में, आप लिक्विड के रूप में 1.5 लीटर लेते हैं, या ले रहे हैं, आप पानी ले रहे हैं, आप कॉफी ले रहे हैं, आप दूध ले रहे हैं, आप दही ले रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, इस सब से आप 1.5 लीटर तक लेते हैं, और 30% को खाने से लिक्विड मिलता है, और 10% आपके शरीर में खुद होता है, उससे लिक्विड मिलता है। यानी आपको अगर 2.5 लीटर का फ्रैक्शन करिए तो इस ये फ्रैक्शन होता है। अब आइए एवरेज आप शरीर से पानी निकालते कैसे? आप 1.5 आदमी 70 केजी का नॉर्मल आदमी कम से कम 1.5 लीटर का 24 घंटे 700 ml वो सांस लेने से निकालता है, बॉडी से जाता है, और शरीर में इंसेंसिबल लॉस जिसे हम कहते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म से, यानी हम सांस लेते हैं तो भी हम अपने शरीर से पानी खोते हैं, और आप अपने आपके मल आप अपने से पाते हैं 8% पानी खोता दिन भर में, और आपके मल से 4%, तो ये एवरेज आपका लॉस है। नहीं भूलिएगा, बोल रहा हूं इनटेक आउटपुट चार्ट में इसका बहुत ज्यादा जरूरत होता है। यही वेरिएबल है जो चेंज होते हैं। अगर आया कि कितना किससे क्या निकलता है, कितना हमारे शरीर से क्या रिप्लेस हो सकता है, तो ये आप कभी भी किसी मरीज को कभी टॉपिक से बाहर है, लेकिन ये आपके काम के लिए ज्यादा जरूरी है। मैं इस इतनी बिजी स्लाइड को ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, बॉडी में कैसे हेमोस्टेसिस होती है, आप इसको हम दे देंगे, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, अब हमारे बॉडी में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, अब यही एक 3 चीज है जो हम रोज गड़बड़ करते हैं, रोज इमरजेंसी, रोज अपने डेली रूटीन में गड़बड़ करते हैं, और आमतौर पे हमारे रिश्तेदार लोग भी कहीं जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे मरीज को ये क्यों चढ़ा, कितना चढ़ा, काहे चढ़ा। हम ये मान के चलते हैं कि जो चढ़ा होगा सही, ऐसा नहीं है। नुकसान पैदा होता है अगर हमारे शरीर में वॉल्यूम की कमी हो, दूसरा कंसंट्रेशन में गड़बड़ हो फ्लूइड के, तीसरा कॉम्पोजिशन, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, कॉम्पोजिशन। हर एक फ्लूइड शरीर के बॉडी का 3 चीज देखना जरूरी होता है, कितना कंसंट्रेशन में देना और कितनी उसका कॉम्पोजिशन है। कोई नहीं ध्यान देता। मैं मुझे अच्छी तरह इस बात को, कोई भी डॉक्टर ने कभी भी के नहीं देखा कि उसका कितना ml है, उसमें क्या कंसंट्रेशन है, क्या कॉम्पोजिशन है। अब अगर वॉल्यूम आपका ज्यादा चढ़ जाएगा तो हाइपर वॉल्यूमिया हो जाएगा। अभी होगा क्या, मैं भी आपको बताता हूँ। अगर आपका कम वॉल्यूम है, अगर आपका वॉल्यूम कम है तो हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा। क्या होगा? अभी आमतौर पे आप बोतल लगा के मरीज को छोड़ देते हैं, इमरजेंसी में कोई आया एक्सीडेंट का, कि इसमें कितना चढ़ा, कितनी रेट पे चढ़ा, कौन से चढ़ना था, हमने ज्यादा फ्लूइड दे दिया, हमने उसका फ्लूइड कैलकुलेट भी नहीं किया कितना चढ़ना, भी नहीं किया कितना लॉस है, और हमने आग बंद, ए बोतल लगा दो, हमारी एक दिमाग में ए उसको बोतल लगा दो, ए रामचंद्र को बोतल। गंदी आदत ने हमें इतना खराब कर दिया कि हमने कोशिश भी नहीं की जानने के लिए हम कहां पर हैं। तो मैं यहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स में कहूंगा सभी को कि जो भी पेशेंट एडमिट करेगा इमरजेंसी में, वो ये लिखेगा इतना वॉल्यूम चढ़ना है, और वो कैलकुलेट करेगा, वो अभी मैं आगे बताऊंगा। उसमें कभी भी कोई नहीं होगी 8 घंटे में कितना चढ़ना है, अगले 8 घंटे में कितना चढ़ना है, और अगले 8 घंटे में 24 घंटे का आपका कैलकुलेशन निकालना होगा। कृपया करके इसको ध्यान से देख लीजिए, इसमें कोई गड़बड़ी मत करिए। आपको कहीं भी क्लास कोई नहीं लेगा इसका, आप सब गलत कर रहे हैं, मुझे का शक था, इसी वजह से मैं इस क्लास को बता रहा हूं। अब आइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन।
आप हो सकता है सोडियम ज्यादा दे दें तो हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है आपने सोडियम कम दिया तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाए। डॉक्टर राजेश ध्यान नहीं देना है तो आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो। आई एम सॉरी, आप लोग को खुद भी बुद्धि नहीं, कोई बुद्धि दे रहा है तो उसको लेने में भी आप लोग को शर्म आ रही, इज्जत गिर रही है। पूछूंगा तो इसका ABCD भी आपको नहीं पता होगा, कहां से आप डॉक्टर बन के आते हैं? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ना आपने कलम उठाया, ना पेन उठाया, ना लिखा कहीं, बैठ के वहां मटर गश्ती कर रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोजिशन यानी बैलेंस बॉडी में बनना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत ऐसी दवाइयां हैं जो एसिड मीडिया में, ऐसे हार्मोन है जो एसिड मीडिया में काम करते हैं। बहुत ऐसे आपकी जो एसिड मीडिया में काम करते हैं, बहुत ऐसे रिएक्शन होते हैं बॉडी की सेल के अंदर जो बेस भी, इसलिए ऐसा ना आप क्रिएट कर दीजिए। जैसे आमतौर पे आप लोग की आदत है इनिबिटर यूज करने की, आप लोग ओमिप्रोजोल बहुत यूज करते हैं। आप लोग जितने भी मेटाप्रोजोल, जितने भी इसके कॉम्बिनेशन है, लेंसाप्रोजोल, ओमिप्रोजोल, पेंटॉप, आप लोग बहुत यूज करते हैं। ये हमेशा बॉडी के एसिड बेस बैलेंस है, और एक क्लोरहाइड्रिया करती है, बाद में नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है लॉन्ग टर्म यूज में। आप अपने रिश्तेदारों को पूछिएगा जो बहुत दिनों से किडनी खराब, तो बहुत ज्यादा पेंटॉप वगैरह बेतहा खाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो कृपया करके बॉडी में आप समझिए कि कौन सा बेस देना है, एसिड देना है कि बेस देना है, ये बहुत जरूरी है। और आपके शरीर में बहुत छोटी छोटी चीजें कैल्शियम आप ध्यान नहीं देते हैं, इससे मौत भी होती है। आमतौर पर देखा जाता है ये फिर बहुत ज्यादा यूज होता है आपके ऑप्शन गायनी में, मैग्नीशियम के लेवल नहीं नापे जाते हैं। और बहुत जगह ये देख को आमतौर पे बच्चों को जो 14 साल से कम है उनको पोटेशियम पहले दे दिया जाता है। अगर डिहाइड्रेशन अगर है और यूरिन नहीं पास हुई उससे पहले अगर पोटेशियम वाला फ्लूइड, किडनी डैमेज हो जाएगी। तो कोई भी डायरिया का मरीज जब तक कि वो आया है, उसका बॉडी में फ्लूइड पूरा नहीं हुआ है और यूरिन नहीं पास हुआ, तो वो फ्लूइड नहीं दीजिए जिसमें पोटेशियम है। मैं बहुत क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां तक कि आप जो सर्जरी भी कर रहे हैं उसमें भी आपको कौन सा फ्लूइड देना है, वो मैं कितना देना है वो भी मैं आपको, सर्जरी में कितना देना है, किस सर्जरी में कितना लॉस होता है वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। आप इस क्लास को बहुत लाइट ना लें और समझने की कोशिश करें। हो सकता है आपने ढेर सारी एंटीबायोटिक यूज की है, और लेकिन वो एंटीबायोटिक एसिड मीडिया में ही काम करती है और शरीर में एसिड मीडिया नहीं है, और एसिड मीडिया नहीं है तो वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, वो वेस्ट हो जाती और उसके साइड इफेक्ट ज्यादा आते हैं शरीर में। तो कृपया करके मैं इस पूरी प्रेजेंटेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया हूं। मैं फिर आगे थोड़ा बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितना बताया हो उसे आप लिख के रखे हो, क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि आप क्या पूरे वासी में मैं देखता हूं कि कहीं भी ये पैटर्न से कहीं इलाज मरीज का नहीं होता है, और मरीज के पूरे राइट्स हैं। वो आपको पूछ सकता है कि हमें ये फ्लूइड, यहाँ तक तो कि आपको सूट फाइल कर सकता है आपकी जिंदगी भर। आपको वो जेल के सलाखों की है, तो इसलिए कृपया करके आंख खोलिए, कागज लीजिए, कलम लीजिए और लिखिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट। इसमें कौन है? संजू यादव हरवा से। हो अच्छा गया सर, अब आइए, म्यूट म्यूट हो गया। अब आइए देखिए, ये बैटरी ऑफ टेस्ट है जिससे आप समझ में आएगा कि वॉल्यूम ज्यादा है कि वॉल्यूम कम है। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये चलाते समय नहीं किया जाता। इसको पकड़ाओ तो उसको पकड़ाए। आप कभी भी जिसको बोतल चलाते हैं उसका इलेक्ट्रोलाइट लेवल पहले नहीं देखते और बाद में भी नहीं देखते।
अरे वो तो छोड़ दीजिए, आप उसका यूरिया भी नहीं देखते कि शरीर में उसका यूरिया है कि नहीं, या यूरिन का एक सिंपल जांच नहीं कराते हैं। उसे क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ा सकता, आंखें खुल जाए। कुछ दिन पहले हमको ऊपर से फोन आया, बहुत प्रचलित, बहुत जाओ। हमारे जिले अस्पताल में भर्ती थे, उनको जाके देखना था। को नहीं पढ़ना है तो जा सकता है, कोई जरूरत नहीं है हमको आपको शिक्षित करने का। आप फंसे, आपके जीवन बर्बाद हो, आप स्टाफ नर्स भी फंसते हैं, फार्मासिस्ट भी फंसते हैं और डॉक्टर भी फंसते हैं अगर फ्लूइड गलत चढ़ता है तो इसलिए बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। वहां पहुंचा तो देखने में मुझे मेरे आश्चर्यचकित, जिला अस्पताल के बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने उस मरीज को बस क्या कहते हैं बोतल चला दिया, उसको देखा नहीं, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के पुराने मरीज थे, उन्होंने उनका जो ब्लड रिपोर्ट था वो भी नहीं देखा था, और उसको वो दवाइयां दी थी जो कि काम करने वाली दवाइयां थी, और उनका सिंपल पेशाब की जांच तक नहीं की गई थी कि ये देख लें कि यूरिया यूरिन से निकल तो नहीं रहा है। सिंपल हम टेस्ट करते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस, बिना उसके हम लोग कभी भी कोई एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, ना फ्लूइड। सारा बड़ा बड़ा टेस्ट हुआ था लेकिन एक छोटा सा जांच यूरिन की जांच नहीं हुई थी। टॉक्सिसिटी में जा रहे थे, उनका हमने सारा ट्रीटमेंट रिवाइज किया। मुझे कि 4 शिफ्ट में डॉक्टर लोगों ने देख लिया था, 4 शिफ्ट में ने एक सिंपल यूरिन की जांच नहीं कराया, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी यूरिन की जांच है। हिमेटोक्रेट लेवल आप अपने लैब मित्रा के रिपोर्ट में कभी देखने की कोशिश नहीं करते, उसमें रहता है। यूरिन में इलेक्ट्रोलाइट की लेवल कभी नहीं देखते हैं, वो भी उसमें रहता है। अच्छा वो तो छोड़ दीजिए, यूरिन की स्पेसिफिक देखते हैं, वो आपके शर्म से बाहर हो बहुत। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि बड़े से बड़े नर्सिंग होम में भी ये नहीं होता, ये नहीं हो रहा। ये कितना नुकसानदेह है मरीज को, कितना कितने गलत, ये मैं आपको बता। अच्छा वो तो छोड़ दीजिए, जो सबसे नीचे वाला है वो देखिए, कभी भी कोई भी मरीज अगर किसी भी अस्पताल में भर्ती है तो उसे 24 घंटे यूरिनरी क्रिएटिनिन क्लियरेंस होना जरूरी नहीं है। बच्चे ये आपका टेस्ट है, अगर आप ये टेस्ट नहीं कराते हैं तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर देखिए हाइपो कैसे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेशाब के 24 घंटे का जो पेशाब कलेक्ट होता है उसमें कितना क्रिएटिनिन सही साल लग रहा है थोड़ा नेट स्पीड वहां से वहां से देखिए इसमें नहीं आ रहा, छोड़ रहा है तो इधर भी छोड़ रहा है। बाकी लोगों का मूवमेंट दिख रहा है, ये नहीं कंधे मिल रहा है। 24 मिनट वीडियो होगा। 70% वाली इकाई जो है सर उसी को ऐड करना है। हाँ अच्छा
डिस्कनेक्ट है, उनको पता भी है, उनको कोई सूचना तो दे। रनिंग बोल ही रहा है तो इसमें कुछ बड़ी बात है। कोई और वो आवाज आ रही है, कोई ओपन किया है उसकी आवाज आ रही है, इसका मतलब वो वह सीधे सर डिस्कनेक्ट हो, नेट यहाँ चल रहा है, वहाँ की कोई हाँ वहीं से गड़बड़ पड़ रही है। देखो फोन करिए, वर्मा जी को फोन करिए। डॉक्टर को एक लोग देखो वो मेरे पे क्या होता है, ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं, मैं क्या कर सकते हैं। हाँ, इसमें मेरा नेट चला गया था। तो ये बैटरी ऑफ टेस्ट है जो आपके यहाँ लिखा रहना चाहिए, जिसका भी फ्लूइड चढ़े उसको होना जरूरी है। नहीं तो कम से कम अगर आपका कोई रिश्तेदार कहीं भी एडमिट हुआ तो जाके ये तो पूछ लीजिएगा कि ये आपने टेस्ट कराया कि नहीं। नेक्स्ट। हाँ, अब आप हाइपोवॉल्यूमिया और हाइपरवॉल्यूमिया क्यों होता है ये जाना, क्योंकि अगर आपने फ्लूइड ज्यादा दे दिया है तो उसका हार्ट फेल कर जाएगा, उसके देहांत हो जाएगा। अगर आपने फ्लूइड ज्यादा दे दिया, उसके सांस के गली फेफड़े में पानी आ जाएगा, वो सांस नहीं ले पाएगा, उसका देहांत हो जाएगा। तो फ्लूइड ज्यादा अगर है तो वो क्यों क्यों है ये जानना जरूरी है। अगर आपने एक्सेसिव इन्फ्यूजन कर दिया है, नंबर वन। नंबर टू, पानी रिटेन कर रहा है, यानी आपके शरीर में कोई कार्डियक डिजीज है या रीनल डिजीज है या लीवर डिजीज, आप फ्लूइड चढ़ाते किसी से पूछते भी नहीं कि कोई हृदय की बीमारी तो नहीं है भैया, कोई किडनी की बीमारी तो नहीं है, कोई भैया लीवर की बीमारी तो नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन है तो उसके शरीर से फ्लूइड नहीं निकलेगा। आप कभी नहीं पूछते, आप लिखते भी नहीं। आप फ्लूइड चढ़ाने से पहले ये पॉइंट आप हिस्ट्री में लिखेंगे कि इसको हार्ट की बीमारी नहीं है, इसको किडनी की बीमारी नहीं, इसको लीवर की बीमारी नहीं है। फिर वाटर ड्यूरिंग ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन, यानी प्रोस्टेट, और आप जब कई एक कंडीशन होती है जिसमें आप ज्यादा पानी बॉडी में ऑपरेशन के दौरान देते हैं, जैसे ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन है या प्रोस्टेट के है। अब पानी कम कब हो जाता है शरीर में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही एक कारण होता है कि आप बोतल लगा देते हैं, और बोतल लगा दो उसको, बस ये दिमाग में आता है। किन किन लोगों को लगाना है ये आपको जानना जरूरी है। नंबर वन, किसी को उल्टी हो रही, किसी को लूज मोशन हो रहा, फिस्टुला, कोई
पेशेंट फीवर का है जिसमें इंक्रीज 12% विथ एवरी सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, यानी आपका अगर कोई भी व्यक्ति है अगर उसको बुखार है तो उसका उसके शरीर से बुखार यानी पसीने और अन्य माध्यमों से 12% उसके शरीर से पानी निकलता है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से। अगर 100 डिग्री है तो 24, यह आप मोटा मोटा याद कर लीजिए। तीसरा आपके थर्ड प्लेस सिक्वेस्ट्रेशन, ये लंबी बीमारी के कारण होता है। चौथा आपका कोई जल गया या रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, इन कंडीशन में आपको फ्लूइड देना है। नेक्स्ट, ये आप देखिए, इसको इस चार्ट को अपने आप बना के रखिए, कितना डिग्री आपका फ्लूइड लॉस होता है, क्या क्या लक्षण है, कैसे आप पहचाने कि माइल्ड लॉस है, मॉडरेट लॉस है, सीवियर लॉस है। आप डायरिया के मरीज आपके पास आते, बच्चे आते, छोटे आते, एडल्ट यंग आते, आप बोतल आंख बंद करके चला, आप ये भी नहीं लिखते कि डायरिया, डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन या सीवियर डिहाइड्रेशन, ये आप लिख नहीं है। आदत इसलिए नहीं कि आपको मालूम नहीं है, तीसरी चीज आप प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए आपकी आदत नहीं है। तो माइल्ड डिहाइड्रेशन में टोटल 5% शरीर का लॉस होता है, मॉडरेट में 10% और सीवियर डिहाइड्रेशन 15% शरीर का लॉस होता है। 15% ही आपका प्लाज्मा 5% प्लाज्मा होता है जो कि 250 लीटर होता है, उसमें से समझ लीजिए आपका 15% लॉस हो गया तो शरीर में 4.5 लीटर पानी खत्म हो गया है। ये मोटा मोटा याद रखिए, जो कि आपके सिम्टम आपके मात्र 100 या 100 ml पानी के कम होने से शुरू हो जाता है। तो अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो उसका स्किन की टर्गर, आंख अंदर धसी होगी और का मुंह की जो जीभ होगी वो ड्राई होगी या म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होगा। मॉडरेट में पेशाब कम होगा, उसका ब्लड प्रेशर कम होगा, उसका हार्ट रेट बड़ा होगा, ये भी आप देख सकते हैं। और सीवियर में ये सारे चीज इकट्ठा होंगे। तो इसको इसका आईसी अपने यहाँ चार्ट लग दीजिएगा, आपके सभी नर्सिंग स्टाफ, सभी फार्मासिस्ट, और आप स्वतः उसको अपने हर एक पेशेंट को भर्ती करते समय लिख। नेक्स्ट, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? पहले तो आप कारण जानिए, फिर पानी और का रेगुलेशन ठीक करिए, और अगर डायलिसिस की जरूरत है तो डायलिसिस पे सब्जेक्ट करिए या वो दवाइयां दीजिए मात्रा बढ़े अगर जरूरत है तो। नेक्स्ट, ये छोटा छोटा डायग्राम है जो आपके आईसी मटेरियल में काम आएगा। पानी, अगर ब्लड सेल्स इतने हैं तो हिमोलिसिस यानी टूट रहे हैं, क्लोराइड आप दे रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप रेड ब्लड सेल्स और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो वहां पे क्रिनेशंस बढ़, कौन सा चीज देना है ये इसमें जरूरी है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। तौर पे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि शरीर में कोई चेंज ना हो जाए। आप N/10 यानी 9% सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, जिसमें देखिए कि आप ब्लड सेल्स में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आप कम कंसंट्रेशन का डालते हैं तो ब्लड सेल टूट जाती हैं, ज्यादा कंसंट्रेशन का डालते हैं तो ब्लड सेल टूट जाती हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है, हम जब डिहाइड्रेशन है तो हमें क्या देना है। नेक्स्ट, अब सिर्फ मैं 2 ही 3 स्लाइड और पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं बाकी अगले यानी कल आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे है साइन एंड सिम्टम्स, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमारी स्लाइड पर, इसको नोट करिए और उसको समझने की कोशिश करिए, घर जाके प्रैक्टिस करिए। और ये एनक्वास्ट में आपको आंसर भी करना पड़ेगा जब आपका कोई मरीज फ्लूइड चढ़ रहा तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्या सिम्टम है, वो आपके वार्ड वाइज से भी पूछ सकता है, आपके स्टाफ से भी पूछ सकता है, आपके फार्मासिस्ट से पूछ सकता है, और वुंड डॉक्टर से भी पूछ सकता है जो वो मरीज नहीं भी देख रहे हो। तो कोई गायनेकोलॉजिस्ट हो, कोई सर्जन हो, कोई भी
टेक्नोलॉजिस्ट हो ये ना सोचे कि उनके काम का नहीं है, ये उनके काम का है, उनके परिवार के काम का है, उनके रिश्तेदारों के काम का, इसलिए इसको पढ़िए समझिए। जब भी कभी सोडियम की मात्रा ज्यादा अगर होगी तो सबसे पहले क्या होगा, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, यानी वो अपना नाम को ठीक से नहीं बताएगा, अपनी जगह को ठीक से नहीं बताएगा, अपने प्लेस को नहीं पहचान पाएगा और समय को नहीं जान पाएगा अच्छी तरीके से। वो कंफ्यूज रहेगा कि हम क्या बोले, क्या बताएं, क्या पूछा जा रहा। लेथार्जिक यानी वो सुस्त हो जाएगा, फिर वो कोमा में चला जाएगा। ये अगर सोडियम कभी ज्यादा हुआ, और अगर सोडियम बहुत ज्यादा है तो झटके आ सकते हैं और उसके शरीर के सारे रिफ्लेक्सेस तेज हो जाएंगे, यानी उसकी पेशाब छूट जाएगा, उसको उसके मल निकल जाएगा, ये सब चीजें अपने आप होने लगेंगी। स्टोर वाला ये देखिए सोडियम ज्यादा होने के कारण ऐसा चीज होता है। कृपया करके कंफ्यूजन के स्टेज पर ही पकड़ लीजिए, लेथार्जी कोमा तो आप रिवर्ट नहीं कर पाएंगे। तो नंबर 1 के स्टेज पर आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। अब अगर सोडियम कम होगा तो क्या होगा, आप कंफ्यूज होगा, लेथार्जी। स्टुपुरोस क्या होता है, आप सब लिख लीजिए। स्टुपुरोस की भाषा में आपको बता दूं, ये होता है स्टुपुरोस यानी आदमी जागा हुआ रहता है, लेकिन ऐसा उसे एहसास रहता है कि वो सोया हुआ है, यानी वो अपनी दुनिया में। आप उसका नाम पूछेंगे तो आपको सुनेगा और कुछ बोलेगा नहीं। आप कहाँ हैं ये बताने को वो आंख खोलेगा बंद करेगा, आंख खोलेगा बंद करेगा। वो ना सोता है ना सोने से ना सोया हुआ रहता, जागा रहता, इन दोनों के बीच में रहता है। कोमा, उल्टी होगी, वॉमिटिंग होगा, हेडेक होगा, मसल ट्विचिंग, सीजर, चीज हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट। अब आप इसके मैनेजमेंट बहुत क्लियर है, हाइपर वॉल्यूमिक है तो उसमें डाययूरेटिक दीजिए, आइसोवॉल्यूमिक है तो आप वाटर रिप्लेस करिए। अगर हाइपोवॉल्यूमिक है यानी वॉल्यूम में कंसंट्रेशन कम है तो आप आइसोटोनिक सोडियम सलाइन और हाइपोटोनिक सलाइन दे सकते हैं। हाइपर वॉल्यूमिक क्यों होता है, हाइपरटोनिक सलाइन देने की वजह से सोडियम कंसंट्रेशन देने, इसको भी, ये भी आईसी मटीरियल आसपास। नेक्स्ट। ये कुछ चीजें हैं जो मैं कल पढ़ाऊंगा, मैं यहीं पे रोक रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कभी आपने समझा नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट आपके रोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इम्बैलेंस ऑफ कॉम्पोजिशन कल बताऊंगा। आप लोग चाहे तो एसिड बेस बैलेंस पढ़ लीजिएगा, पोटेशियम का इम्बैलेंस पढ़ लीजिएगा, आप क्लोराइड का, मैग्नीशियम का, सभी के इम्बैलेंस बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि आप आमतौर पे अपने इंडोर में आउटडोर में रोज ये देखेंगे जैसे जैसे आपके यहाँ मरीज बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपने सर्जरी की है, आपने अच्छी सर्जरी की है, अपेंडिक्स निकाल दिया, लेकिन उसका सिस्टर ने सोडियम क्लोराइड दिया तो इम्बैलेंस हो गया। आपके सिस्टर ने आपके एसिड बेस बैलेंस क्रिएट कर दिया, आपकी सर्जरी जीरो हो जाएगी, वो आपसे लड़ाई और मारपीट उतारू हो जाएगा। आपने इमरजेंसी में एडमिट कर दिया और आपके अंदर जाके सिस्टर ने हाइपोवॉल्यूमिया हाइपर वॉल्यूमिया क्रिएट कर दिया तो आपकी जीत। इसीलिए आपको वॉल्यूम भी नाप कर कितना देना है, कितना कॉम्पोजिशन देना है। कृपया करके अपने अस्पताल के अंदर जितनी भी बोतल है उसको पढ़ लीजिए, एक एक बोतल को, उसको फोटो लेकर घर उसकी कॉम्पोजिशन और उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जान लीजिए, क्योंकि अगर ये आप जानेंगे तभी हम आगे आपको बताएंगे तो समझ में आएगा। और बाद में आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप कैलकुलेट करते हैं कौन सा ड्रिप देना है, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं कि कितने रेट पे देना है, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं ऑपरेशन से पहले कितना देना, ऑपरेशन के अंदर कितना देना, ऑपरेशन के बाद कितना देना। तो इसमें एनेस्थेटिक महोदय जितने लोग हैं ये ना समझे कि आपके मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, इसमें समझे क्योंकि आप जब सर्जरी करते हैं, लेप्रोटमी करते हैं तो 500 ml उसके बॉडी के एब्डोमेन का फ्लूइड आप गिरा देते हैं, आप रिप्लेस नहीं करते हैं। आपकी सर्जरी होती है और बाद में सर्जरी के बाद फाइब्रोसिस के इंसिडेंस ज्यादा होते हैं। तो क्या करके इसमें हड्डी की डॉक्टर भी ये ना समझे, क्योंकि बहुत ऐसी लॉन्ग बोन होती है जिसमें ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, उसमें ठीक हाइपो या डिस्टर्ब हीमोस्टैसिस होते हैं। इसमें दांत के डॉक्टर भी ये ना समझे कि उनके मतलब का चीज नहीं है।
क्योंकि वो ओरोफेशियल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी अगर कर भी रहे नहीं भी कर रहे हैं, सिंपल डेंटल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उनके लिए भी जरूरत है। इसमें वाले भी ना समझे कि उनके काम का नहीं है, उसके इंट्राओकुलर प्रेशर ज्यादा हो जाए, आपकी कैटरैक्ट की सर्जरी, आपकी ग्लूकोमा की सर्जरी खराब हो जाए। और मेडिसिन पीडियाट्रिक्स वाले तो मानकर चले कि उनको रोज इसको फेस करना है। तो ये सारी चीज पढ़िएगा, कल मैं आपको इन सारे इम्बैलेंस को बताऊंगा। उसके बाद फिर आपको एक एक फ्लूइड को उठाकर 5% में क्या होता है, क्या इंडिकेशन है, क्या नॉर्मल सलाइन में क्या होता है, कितने तरह के नॉर्मल सलाइन, 0.9 सलाइन होता है, 0.5 सलाइन, 545 सलाइन, 0.33 सलाइन, 0.11 सलाइन होता है। आइसोलाइट एम में क्या होता है, आइसोलाइट ई में क्या होता है, ये सबको एक फिंगर टिप पे रटा होना चाहिए जो व्यक्ति डॉक्टर है, जो व्यक्ति डॉक्टर के साथ काम कर रहा है। इसलिए इसको एक साधारण सब्जेक्ट समझ के ना लीजिएगा, ये आपके लाइफ में, और ये एनक्वास में मुझे इसलिए करना था क्योंकि हम इस पैटर्न में अगर इलाज करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाने में सक्षम होंगे, और कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इनको फ्लूइड चढ़ा था, इनका वेट मेजर करके चढ़ा था, ग्रेडिंग करके चढ़ा था, कैलकुलेशन करके चढ़ा था, और रेट और ड्रिप कैलकुलेट करके चढ़ा था, और हमने इनका आपकी जांच करके ये भी देख लिया था कि इसका कोई नुकसान भी नहीं था। आपके परिवार के जन कई जगह, हजारों जगह एडमिट होंगे, हजारों जगह जाते होंगे, कृपया करके बहुत अच्छी तरह पढ़ी। इसलिए मैं एक प्रेजेंटेशन जो मैं अपने एमडी यानी फिजिशियन के फोरम में 1 घंटे में खत्म कर चुका हूं, उसे मैं आपको 3 सेटिंग्स में पढ़ाऊंगा, हो सकता है 4 सेटिंग में पढ़ाऊं। तो आप इसको मिस मत करिएगा। कल मैं 2 बजे फिर आपके साथ हूँ। तनवीर, आप कह रही है।